बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना। सजनी साजन तो मिल जाते हैं, पर क्या मुझे जवाब मिला? सवाल ये है। बचपन से ही हम अपने आसपास की चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए कई सवाल पूछने लगते हैं। सवालों का चेहरा उम्र के साथ बदलता रहता है। सवाल जैसे लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पर जो मारा हथौड़ा। अब हथौड़ा क्यों मारा? क्या घोड़े को हथौड़ा मारने से दर्द नहीं हुआ होगा? तितली उड़ी, बस में चढ़ी, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास। तितली बोली हट बदमाश। पास बुलाने पर बदमाश क्यों बोली तितली? मम्मी हमेशा पड़ोसी के बच्चे की तारीफ करती है। क्या मुझ में एक भी अच्छाई नहीं है? क्लास में फर्स्ट आना इतना ज़रूरी क्यों? क्यों मेरी बहन को घर वाले कहते हैं कि सड़क पर हंसते हुए ना चले? क्यों पापा कभी रोते हुए नहीं दिखे? क्या उन्हें वाकई कभी कोई दुख नहीं होता? या फिर रोना सच में एक कमज़ोरी है? स्कूल में फीस इतनी ज़्यादा क्यों है? क्या ज्ञान वाकई इतनी महंगी चीज़ है? और जो विद्यालयों में ज्ञान दिया जा रहा है, अगर वो सही है तो समाज बिगड़ता हुआ और बिखरता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? क्या कुछ टेस्ट पास कर लेने से कोई शीर्ष गुरु बन जाता है? शीर्ष गुरु बनने के क्या सही मापदंड हैं? विवाह को जब हम एक इंस्टीट्यूशन कहते हैं, यानी कि हम संस्था कहते हैं उसे, संस्थान, तो क्या ज़रूरी नहीं है कि इसके कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हों ताकि विवाह एक संस्थान की तरह समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे? क्या हम अपने घर में स्वतंत्र हैं? बरसों बीत जाते हैं और एक दिन चित्त के जागरण में पता चलता है अब तक जो ज़िंदगी मैं जी रही थी वो मेरी थी ही नहीं। पापा की महत्वाकांक्षाएं, माँ के पुराने डर, भाई बहन की अपनी इच्छाएं, रिश्तेदारियों के अव्यावहारिक बंधन और समाज की अव्यवस्थित अपेक्षाएं, इन सब से मिलकर बनी थी मैं। और फिर कुछ सवाल जैसे समाज का वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन, ऊंच नीच क्यों किया गया है? इसके सही फायदे और सही नुकसान क्या हैं? संविधान के पन्नों में ऊंच नीच नदारद है, पर हमारे ज़हन में, हमारे व्यवहार में जिंदा क्यों है? हम एक तरफ फिलॉसफी यानी कि दर्शन को आदर्शवादी कहकर प्रैक्टिकलिटी से दूर कर देते हैं और दूसरी तरफ श्री राम जी के आदर्शों को पूजते हैं। इन दोनों बातों में अपवाद क्या है? भारत की संस्कृति क्या है? धर्म क्या है? विज्ञान और धर्म क्या वाकई एक दूसरे से भिन्न हैं या फिर एक दूसरे के पूरक हैं? राजनीति क्या वाकई एक गहरा दलदल है या फिर हालत सुधारने का एक मजबूत माध्यम? क्यों युवा वर्ग रोजगार को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं करता? आज भी, अभी भी, जब एक छोटे से परिवार में एकजुट रहना इतना मुश्किल है, तो क्या इतने बड़े प्रदेश और देश को संभालना आसान है? करप्शन क्या है और क्यों है? मैं यानी कि आम नागरिक इसके लिए कितना जिम्मेदार हूँ, ये भी पूछना है। एथिक्स यानी आचार नीति की दुनिया में मूल्य और प्रतिमान के बीच का बिगड़ता बैलेंस क्या है? मूल्य से प्रतिमान, प्रतिमान से परंपरा, परंपरा से संस्था और संस्था से कानून व्यवस्था। ये सारा माजरा, सारी कहानी क्या है? जलवायु से खान पान और संसाधन कैसे जुड़े हैं? मांसाहार और शाकाहार की बहस क्या है? क्यों जरूरी है सांस्कृतिक सापेक्षता? सांस्कृतिक सापेक्षता मतलब कल्चरल रिलेटिविज्म। आध्यात्म क्या है? संत होने का सही अर्थ क्या है? क्या रावण जी पूरी तरह गलत और राम जी पूरी तरह सही थे? या फिर हम सब बहुत सारी गलतियों के पुतले मात्र हैं? क्यों बार बार हम शुरू से शुरू करते हैं, पत्थर से आग निकालते हैं, जबकि इतिहास में हम काफ़ी आगे निकल आए हैं? किसान की मूल आवश्यकताएं क्या हैं? खेत की मिट्टी और हल में जुते उस बैल के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? गांव कुटुंब की अखंडता के लिए हम कितने सजग हैं? गांव की गलियों में खेलते नन्हे बचपन के लिए हम कितने करुणामयी हैं? युगों से अपनी पहचान के लिए बेकरार उस युवती को क्या हम सच में सम्मान दे पाए हैं? अपने समान, अपने जैसा क्या वाकई मान पाए हैं? पेट्रियार्की के सूक्ष्म रूप क्या हैं? और क्या एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की सिर्फ महिलाओं को ज़रूरत है? क्या हमारे पुरुष सही मायने में एम्पावर्ड हैं? साहसी होना क्या है? क्या सरहदों का खिंच जाना इतना लाजमी है? और अगर है तो क्यों ना हमारे प्यारे राजनेता हाथों में हथियार लिए सरहदों की तैनाती स्वयं करें? क्यों ना करें?
क्या हो अगर संसद सरहद पर ही लगे? क्या राजनीति और राजनेता समाज के स्वभाव का आईना नहीं है? हमारे सैनिकों का शौर्य क्या है? देश में प्रदेश में तैनात सिपाहियों की परिस्थिति कितनी अनुकूल है? एक सिविल सेवक के सामने क्या चुनौतियां हैं? निजी व सरकारी दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारियों के रोजमर्रा के संघर्ष क्या हैं? हमारे राजनेताओं की क्या विडंबनाएं हैं? भगत सिंह जी और गांधी जी कितने अलग थे और कितने समान हैं? फहरिस्त बहुत लंबी है। क्या हम अपनी खुद की कमियों से नहीं बंधे हुए हैं अभी तक? हम अपनी कमियों पर उतना ध्यान क्यों नहीं देते जितना दूसरों की कमियों पर देते हैं? क्या एक छोटा सा हिटलर मेरे अंतर्मन में नहीं है? अत्यधिक गुस्सा, जलन, हिंसा, लालच, दया भाव में गिरावट, सहनशीलता में कमी, समाज से पहले खुद के बारे में सोचना, वातावरण के प्रति हमारी बेरुखी, हमारे बच्चों में समय से पहले घटता बचपन, घटती मासूमियत, परिवार के अंदर फैलती दूरियां, और इन सब कमियों में सबसे बड़ी कमजोरी जो हमारी है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद का अभाव। हम बात ही नहीं करते, बस बहस करते हैं। एक महान थिंकर रहे हैं जॉन रॉल्स, थ्योरी ऑफ जस्टिस उनका एक इम्पॉर्टेंट लेख है। इन्होंने व्हील ऑफ इग्नोरेंस जैसा एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें ये कहते हैं कि सामान्यतः हमारी लड़ाइयाँ, हमारी समस्याएं इसीलिए हैं कि हमें पता है कि हम कहाँ नुकसान में हैं और कहाँ फ़ायदे में। कुछ पल के लिए अगर हम न्यूट्रल हो जाएं, तटस्थ हो जाएं, तो शायद हमें पता चले कि कई मामलों में हम अवैध फ़ायदा ले रहे हैं और कई मामलों में हम अवैध नुकसान भी झेलते हैं। और ये जो मेरे सवाल हैं, इनमें से कितने आपकी मनस्थिति का भी हिस्सा हैं, ये भी एक सवाल है। इस प्रोग्राम में हम जिस भी इशू पर चर्चा करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि न्यूट्रल रहें, ऑब्जेक्टिविटी लाएं हमारे कॉन्वर्जेशन में, संवाद को सहज करें और उसमें रीजनिंग को जगा दें। हमसे गलतियां होंगी, हम विनम्र होकर अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे ताकि हम बेहतर इंसान बने। रास्ता लंबा है, कठिन है, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपका भी स्वागत है। उन्मुक्त होना आसान भी है, मुश्किल भी। ये उबड़ खाबड़ सा दिखने वाला रास्ता भी है, मंजिल भी। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है गांव और शहर और इनके बीच का रिक्त स्थान। तुलसीदास जी ने कहा है, अब मुझे नहीं पता क्योंकि इंटरनेट पे यही था अवेलेबल, तुलसीदास जी के का ही कथन बता रहे थे इसको, पर कथन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि उत्तम खेती मध्यम बाण निकृष्ट चाकरी भीख निदान। तो भारती जी, क्यों ये, मतलब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या इसमें तर्क है और क्या इसका जिस परिवेश में है उसमें कितना ये प्रैक्टिकल लग रहा है? देखिए, कौन सी बात किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है और किस कालखंड में कही गई, वह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई बात अगर मैं आज कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये आज जितना सत्य है आने वाले समय में, भविष्य में भी वो उतना ही बड़ा सत्य हो, क्योंकि नियम, परिस्थिति, सिद्धांत, समाज, ये परिवर्तन है। हम कह सकते हैं कि जीवन का मतलब ही परिवर्तन होता है। जो नहीं बदलता वो मृत्यु है, वो मृत है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस कालखंड में क्या बात कही गई। आज मेरी बोली गई बात ज़रूरी नहीं कि आने वाले समय में उतनी ही सही हो, सटीक हो। आपने तुलसीदास के दोहे से शुरू किया। तुलसीदास जी ने तो एक और भी बात कही है कि शूद्र नार पशु धन नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। आज के परिवेश में हम उसको भी सच नहीं मान सकते। वो कहीं भी, किसी भी कसौटी पे, वो आज समाज के लिए कोई आदर्श सिद्धांत नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ सवाल है उत्तम खेती मध्यम बाण, यानी कि जो सबसे उत्तम कोई आर्थिक गतिविधि समाज के लिए है, तो उसमें खेती को सर्वश्रेष्ठ रखा है उस दौर में, उस कालखंड में। उस दौर में बाजार बहुत सीमित थे, उस दौर में सुविधाएं बहुत कम थी, आधुनिक विज्ञान लगभग नया नया जन्म हुआ था तुलसीदास के काल में अगर हम बात करें, या हम इससे पहले भी जा सकते हैं। तो सवाल ये है कि उस वक्त की बाजार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था और उन सब चीज़ों में खेती बहुत ऊपर रखी गई। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मानव जाति के लिए खेती उस दौर में भी उतनी ही बड़ी चीज़ थी और आज भी उतनी ही बड़ी है।
आज भी हम देखते हैं कि स्लोगन लिखे जाते हैं पूरी दुनिया में, नो फार्मर नो फूड। ये इंसान के जीवित रहने के लिए, इंसानी सभ्यता के जीवित रहने के लिए अगर कोई सबसे बुनियादी, सबसे ज़रूरी अगर कोई आर्थिक गतिविधि है तो उसमें कृषि निश्चित तौर पर नंबर 1 पे आती है। लेकिन जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, आज की तारीख में जब हम बात करते हैं, तो आज हमें ये लगता है कि हम धीरे धीरे कुछ नीतिगत गलतियों के चलते, सामाजिक परिवर्तनों के चलते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जो विज्ञान की नई नई तरक्कियां आई हैं, उन इलाकों में कृषि होनी संभव हो गई है जहाँ पहले होती नहीं थी। वो नए बाजार अब खुल गए हैं जहाँ पहले हमारी अप्रोच नहीं थी। हम खुद खुले बाजार व्यवस्था के अंदर आज की तारीख में आ चुके हैं WTO की स्थापना के बाद से। तो परिस्थितियों का ऐसा निर्माण है कि हमारे यहाँ नीतिगत आधार पर कुछ ऐसी नीतियाँ हुई हैं जिसमें खेती निरंतर नीचे गई है। जहाँ आज़ादी के वक्त हम लोग GDP का एक सबसे बड़ा हिस्सा खेती में हुआ करता था, ये तो अभी 70 साल पुरानी बात है, आज हम GDP में अपना हिस्सेदारी खो गए। तो ये बातें उस दौर के लिए तो सही थी, आज भी सही है, लेकिन हमें आज के परिप्रेक्ष्य में एक बेहतर आकलन इस चीज़ का करना चाहिए। बात तब भी सही थी, बात आज भी सही है, नो फार्मर नो फूड। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मेन मुद्दा पहले क्या था, फसलों की जो उत्पादन क्षमता थी वो कम थी। दूसरे, उस ज़माने में जिसकी ये बात कर रहे हैं, पैसा नहीं था, केवल सामान का आदान प्रदान होता था। इसी वजह से विज्ञान था नहीं, तो लोग उतना ही पैदा करते थे, उतना ही खाते थे। जिसे मान लिया मुझे चनों की ज़रूरत है, उस दूसरे को गेहूं की ज़रूरत है, तीसरे को मक्का की ज़रूरत है, चौथे को बाजरे की ज़रूरत है, तो सामान बदला जाता था। पैसे की तो वहाँ उसमें कोई बात ही नहीं आती थी। तो पैदावार भी सीमित थी, लोग नदियों किनारे थे, पानी के साधन नहीं थे। आज बोरिंग हुए, समरसेबिल हुए, अब तो पानी के साधन है जगह जगह। रही बात इनकी कि जगह जगह से ज़मीन पर ज़्यादा पैदावारी हो रही, जैसे आप सपोज कर लो, अब खद्दर में पहले जल भर जाता, अब वहाँ पैदावारी हो रही। लेकिन वे क्षेत्र भी तो हैं, जैसे गाज़ियाबाद जैसे दिल्ली क्षेत्र हैं, जहाँ पैदावारी होती थी वहाँ आबादी आ गई। तो ये तो एक सर्किल है, कहीं ज़मीन घट रही है तो कहीं बढ़ रही है। मेन समस्या क्या है कि जो हमारा उत्पादन है वो आपूर्ति से ज़्यादा है, मेन समस्या ये है। और पूरे इस हमारे इसकी नहीं, भारत की नहीं, पूरे विश्व में ही ऐसा है। बस उन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी जो है, जो दूसरे विकसित देश हैं, ज़्यादा कर ली, वो कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन कर रहे। यहाँ का किसान ऐसा संभव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसकी क्षमता ही नहीं, वे वेपन्स खरीद ले या कृषि यंत्र वे खरीद ले जिससे कम खर्चा आवे। यहाँ तो या तो किसान या खुद पर निर्भर है, वही मैनेजर है, वही मजदूर है और वही बेचने वाला है। तो ज़मीनें जो हैं थोड़ी थोड़ी हो ली। अब बड़ा किसान तो यहाँ कोई है नहीं, अब तो ज़्यादातर 7, 8, 10 बीघे तक बस। आपने खुद BSc एग्रीकल्चर किया है, तो उसका यूज़ आपने अपनी खेती के टाइम नहीं किया? हाँ, कर सकते थे, लेकिन मेन बात तो वही आ रही ना, बाजार की व्यवस्था। आज मैं गेहूं पैदा कर लूं, कितने % गेहूं खरीदा जा रहा? नहीं, तो गेहूं के अलावा भी कुछ और पैदा कर सकते हैं। चलो चने भाई, पैदा कर एग्रीकल्चर लिए। से BSc किया आपने, उसमें हमें पता चलता है कि हमारी ज़मीन की क्या विशेषता है, पानी कितने स्तर पे है ना, बाकी उस ज़मीन पे क्या चीज़ उपजाऊ हो सकती है अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो विज्ञान है एक तरीके से। इस विज्ञान का इस्तेमाल आपने, मतलब इसमें पढ़ाई की, तो इसका इस्तेमाल हम खेती में कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इतने संसाधन किसान पे है नहीं। मेन मुद्दा ये है, जो थोड़ा बहुत संसाधन है उसी के अनुसार वो काम कर रहा, उसी परिस्थिति में वो ढल गया। जैसा माहौल होगा उसी के अनुसार वो खेती करेगा। अब ये कहने लगे हैं कि आप खेती कर लो, ये आता है
क्या नाम बुखार में दिया जाए, वो फल क्या है? कीवी। शायद संभव ना इस देश में तो हो, क्योंकि उस पर खर्चा ज़्यादा है। अब वो शरबत पीते हैं, वो उसका ये सड़कों पे बिकता है, क्या नाम है इसका? पत्थर बेल। ये तो आम बात है, वो तो हमारे ऋषि मुनियों की थी, बेचारों की सस्ती, उन्हें पता था। पर कीवी तक हम क्यों जाएं? हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास दूसरे भी। हाँ चलो, आयुर्वेद पे आ गया, अश्वगंधा हम उगा सकते हैं, उसमें खर्चा ज़्यादा है, उसका बाजार नहीं। कुछ ऐसे भी तो फार्मर्स हैं हमारे पास, किसान हैं जो कुछ अलग कर रहे हैं और उन्होंने अपनी ही खेती को, जो पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसको उन्होंने बिजनेस बना दिया। मतलब वो एक एंटरप्रेन्योर बन गए उतने ही में। मतलब ऐसी स्टोरीज भी हैं जहाँ पर 1.5 हेक्टेयर में लोग अपने काम को कर रहे हैं। अपनी खेती उनकी 1.5 हेक्टेयर थी उनके पास, उन्होंने उसी में थोड़ी मेहनत की, थोड़ी रिसर्च की, फेल भी हुए, फिर वापस से प्रयास किया, फिर जाकर कहीं 3-4वें चौथे प्रयास में वो सफल हुए। तो ऐसे भी तो स्टोरी है ना हमारे पास। तो इसका मतलब अपवाद तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। अपवाद है, हाँ अपवाद है। मेन मुद्दा क्या है, अगर यहाँ कुछ लोगों ने अश्वगंधा की, रजनीगंधा की, इनकी खेती की थी, लेकिन मार्केट नहीं मिल पाया। मार्केट इसलिए नहीं मिल पाया, मार्केट कहाँ है? अब आप अश्वगंधा लेकर कहाँ जाएंगे? यहाँ तो आयुर्वेद की कोई कंपनी है नहीं जो उसे खरीद लेगी। रजनीगंधा का फूल है, वो डंडी पाइप सी आती है, मेरठ तो वो बिकता नहीं, वो तो क्या नाम दिल्ली में बिका है। और वहाँ लेके कौन जा? किसान तो अकेला, वो खेती देखेगा या वहाँ मार्केटिंग करने जाएगा? जॉइंट तो है नहीं फैमिली कि एक वहाँ जा रहा दिल्ली लेके उसे, एक यहाँ रह रहा। करने की कोशिश की। तो जैसे आप जैसे रजनीगंधा का बीज है, 1 बीघे में 20,000 रुपये का लगा है। किसान की क्षमता इतनी है नहीं जो 20,000 रुपये वो खर्च कर दे। दूसरे अगर मान लिया उसने उगा भी ली, लोन पर ले दे करके। तीसरे अब ये छुट्टा पशु है, उसे मान लिया वो बर्बाद होगी तो 20,000 तो वो उतार नहीं पाएगा। आपको गांव का जो माहौल है और शहर का, आप दोनों ही अनुभव आप कर चुके हैं, तो दोनों में आपको क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं दिखती हैं? क्या फर्क है दोनों में? फर्क ये है, यहाँ हानि है, वहाँ हानि कम है। क्या है? वहाँ हानि कम है, यहाँ हानि ज़्यादा है। गांव में हानि ज़्यादा है। हाँ। किस तरह की हानि? इसका सामान तो टोटल वहाँ खड़ा है भगवान के भरोसे। ओले आ जा, बारिश आ जा, हवा आ जा, लेकिन जो नौकरी है, मान लिया किसी की प्राइवेट भी है, व्यापार कर रहा है, सरकारी नौकरी है, या कुछ भी A to Z कर रहा है, वो सुरक्षित तो है कम से कम उसका सामान। यहाँ तो भरोसा ही नहीं, कपट हो जाएगा। उसका समाधान तो कोई भी नहीं कर सकता। ये जो इन्होंने बात कही, इस बारे में आपका क्या कहना है? जो हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा मेन मुद्दा किसानी का जो मुद्दा है, वो उस ज़माने की सर ने जो कहा बहुत अच्छा कहा, समय के अनुसार परिवर्तित है। लेकिन सबसे मेन मुद्दा है कि जो ये स्थितियाँ आई किस चीज़ से बैलेंस। 70 साल पुरानी बात कह रहे थे सर, ठीक है? तो 70 साल में और आज में जनसंख्या कितनी गई, कहाँ पे गए हम लोग? हमने जो खेती की ज़मीनें थी वहाँ पे हमने जो अपने रहने के मकान, शहर, आबादियाँ बसा दी, जो हमारी खराब ज़मीनें थी। तो जनसंख्या तो हम ही ने बढ़ाई है ना? हाँ ना, वो हमारा ही तो मुद्दा रहा। लेकिन जहाँ खराब ज़मीनें थी, हमें जो बसावट करनी थी, जैसे कि अभी सबसे अच्छा मतलब जो हमारे आसपास के क्षेत्र में जो जनसंख्या के लिए शहर बसाएगा वो नोएडा बसाएगा, जो कि कलर मतलब बेकार मरुभूमि में बसाया गया। लेकिन जो आज की डेट में डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या नाम, जो खेती की ज़मीन की तरफ ज़्यादा हो रहा है। अब कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे, अभी हम मेरे चाचा बोल रहे थे कि क्या नाम जो है संसाधन नहीं है, या क्या नाम जो है कोई चीज़ें ये नहीं कर सकते, या हम लोग पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा हो रहा है, पहले कम था ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अभी हमारे पास इतनी लैंड खाली पड़ी है जहाँ पे पैदावार ही नहीं हो रही है। जो हम लोगों ने जो शहर बसाए खेती की ज़मीन में, डेवलपमेंट वहाँ पे जो ज़्यादा किया वो गलत किया। और अभी भी हमारे पास इतना क्षेत्र खाली है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे खेतियाँ नहीं होती हैं, वहाँ पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ना उन लोगों को हम सिखा पाए। क्योंकि हमने किया, मैं अगर क्या बिजनेस का मैंने मैनेजमेंट का कोर्स किया तो मैं खेती की तरफ भागा, जो खेती वाला वो बिजनेस की तरफ भागा, ठीक है? जो कुछ नहीं कर सका वो नौकरी की तरफ भागता है। लेकिन क्या, क्योंकि वो
अभी हमारे यहाँ थोड़ा कल्चर इस तरीके का है, मतलब दूसरी तरफ जा रहा हूँ मैं, लेकिन क्या है कि MBA करने वाला, BTech करने वाला टीचर बनना बहुत आसान समझता है सरकारी, क्यों वो वहाँ पे नहीं देता अपनी चीज़ों, BTech करने के बाद उस चीज़ पे ध्यान नहीं, फोकस नहीं, क्योंकि सिक्योर होना चाहता है। ऐसे हमारी खेती, सर कह रहे थे अभी कि हमारे यहाँ मतलब जो वो नहीं कर सकते, अगर हमारे यहाँ कोई रेतीली ज़मीन है उसके अंदर हम लोग आयुर्वेदिक, कह रहे थे कि आयुर्वेद नहीं होता, एक खेती होती है क्या नाम जो है सतावर की, वो 5 साल तक के लिए आप रख सकते हैं, 3 से 5 साल तक के लिए। उसमें किसी भी जीरो लागत है और बिना कोई नुकसान नहीं है, उसके साथ उसी के बीच में आप कोई भी खेती कर सकते मुझे हैं। आपसे भी एक सवाल करना है यहाँ पर इसी बात पर। आप गांव में रहते हैं जी। पर आप खेती नहीं करते हैं। नहीं, मेरे पास खेती नहीं है, खेती थी हाँ। तो मैंने खेती की, हाँ, ठीक है। अभी आप कुछ और अपना बिजनेस कर रहे हैं। जी हाँ। तो ये क्यों है? अगर खेती में आपको फायदा है तो आप खेती क्यों नहीं करते हैं? देखिए, स्थितियाँ बस मेरे पास खेती नहीं है, लेकिन मैं खेती को बहुत करीब से और बहुत दूर तक देखा हुआ है, ठीक है। मैंने मरुभूमि में, मेरे पास भी एक जगह थी शाहजहाँपुर करके एक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हमारे रेतीली ज़मीन ली थी, वहाँ पे बराबर किया, मेहनत की, खेती भी की, आज बहुत अच्छी खेती होती है। हमारे गांव के पीछे साइड में एक मतलब जो कलर बोलते हैं, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग ऊसर ज़मीन पे आज की डेट में सबसे अच्छी खेती होती है। उसको तोड़ा गया, मेहनत की गई तो खेती होती है। इधर हमारे यहाँ जो जहाँ पे अच्छी खेती होती थी वहाँ पे ख़त्म कर दी हम लोग। ज़्यादातर क्या कि पड़ोस वाले ने क्या डाला, हम लोग खर्चा कंपटीशन में है, खेती करने में कोई खर्च नहीं, क्योंकि हम लोग कंपटीशन में रखते हैं ध्यान कि इसने 1 कट्टा डाला, इसका ऐसा हुआ तो हम लोग ज़्यादा डालेंगे कि ज़्यादा खेती होगी। नहीं, ब्रीड होगी, अच्छी ब्रीड होगी तो वो अच्छी पैदा देगी। आपने मतलब जो है डाला तो वो 40 क्विंटल का एवरेज देने वाला वो 80 कैसे दे देगा? जब आपने 60 वाला डालो तो 80 तक ले सकते हैं। तो हम खेती में भी कंपेटिटिव हो गए हैं, वो भी थोड़ा सा गलत तरीके से। गलत तरीके, हम लोग गलत, अभी बोल रहे थे कि हम लोग आदान प्रदान करते हैं, हम चना क्यों बोएं? अरे तो वो जब हम लोग खरीदते तो हम उसको महंगा क्यों बोलते हैं? फिर जब हम नहीं बोल सकते तो वो आने में, लागत लगाने में, जब नुकसान तो पशु, छुट्टा पशु उसके यहाँ भी करते हैं, बराबर समान है वो, तो नुकसान फायदा सबके लिए बराबर है। हम लोग यहाँ आप भारती जी, आप इससे कितना सहमत हैं इस बात से? अभी सब लोग ना खड़े हो जाएंगे और कैमरे में, हमारा कैमरा ऐसे होगा, कैमरे की तरफ देखना है और स्माइल करना है, हंसना है और कुछ नहीं करना।